श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हाँ जी दोस्तों, मैं पुनः आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज फिर हमारे हर सप्ताह के कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरीज को लेकर, और आज इस खास कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं श्री सुनील गोयल जी। श्री सुनील गोयल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। वो समाज में बहुत अग्रणी है, अनेकों अनुष्ठानों में अग्रणी है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सभी गतिविधियों में सुनील गोयल जी का नाम बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और क्यों ना लिया जाए, उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है। कार्य के प्रति उनका जो समर्पण और उनकी जुझारू रूप से कार्य करने की जो क्षमता है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही अनुकरणीय है। और उससे अनेकों लोग प्रेरणा लेते हैं। फिर उसके अतिरिक्त उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही केयरिंग है। दोस्तों के दोस्त हैं। समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने सदैव किया है। भिन्न भिन्न संस्थाओं के संस्थापक, प्रधान, महामंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और ऐसी शख्सियत के विषय में आज हम उन्हीं के जानिब से, उनके ही मुखारबिन से सुनेंगे ऐसे बहुत सारे किस्से, ऐसी बहुत सारी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनसे हमारे दर्शक आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत प्रेरणा लेंगे। ऐसी शख्सियत को द सक्सेस स्टोरीज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं एस म्यूजिक मेकर, और जिसको सपोर्ट किया है दिल्ली पैनोरमा क्लब ने। मैं बिना किसी विलंब के आपको जोड़ रहा हूं श्री सुनील गोयल जी के साथ। श्री सुनील गोयल जी हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ विद्यमान हैं। आइए श्री सुनील गोयल जी, आपका स्वागत।
सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सबको। हाँ सुनील जी, मेरी कैसे आवाज हैं पहुंच सर? रही है आप तक? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आ रही है बढ़िया सर। बढ़िया। आपकी आवाज तो वैसे मेरे अच्छा दिल सर। में आती रहती है। अच्छा सुनील जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अपना जो बहुमूल्य समय आरक्षित किया आज के इस कार्यक्रम के लिए, और आपके विचारों से लोगों को अवगत होने का एक अवसर आपने दिया है। और क्योंकि आपका सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप है, आपने बहुत उसमें मेहनत की है, आपको उसका एक लंबा अनुभव है, उस लंबे अनुभव को आज आप हमारे साथ साझा करेंगे, जिससे कि हमारे जो बहुत सारे लोग आज इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग जानना चाहते हैं कि आपने ये संघर्ष कैसे किया, आपने सफलता का मुकाम कैसे हासिल किया, इन सभी विषयों के बारे में हम एक अतरंग बातचीत आज आपके साथ करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जीवन में आपने कड़ा संघर्ष किया है। आपके, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि आपके ऊपर से माता पिता का साया भी एक छोटी उम्र में, जिस उम्र में लोगों के माता पिता की सरपरस्ती उनके पास होती है, वो भी आपको गंवानी पड़ी। ईश्वर की खैर जो कृपा, जो इच्छा हो। इसके अतिरिक्त आपके जो बड़े भाई, जिनको आपने बहुत ही सदैव मान सम्मान दिया, वो भी आपके बीच से चले गए, आप उनका साया विदा हो गया। ऐसे में भी आपने इतनी कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी समाज का जो कार्य किया, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। तो इस सारे कार्य करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? मुख्य तौर पर हमारे सबसे पहली बात जो जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। आदरणीय सुशील जी, मैं आपको बताऊं, आपको क्या बताना, जी आपको तो सब कुछ पता ही है। मैं अपने फेसबुक, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, जितने लोग देख रहे हैं, आज मैं उनके सामने ये बात कहता हूँ कि मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो आप स्वयं हैं। मुझे सामाजिक जीवन में लाने वाले आप हैं। मैं तो एक साधारण सा इंसान था। सुबह अपने काम से जाना, शाम को अपने काम पे आना, अपनी दिनचर्या इतनी थी। आपने मेरे को 98-99 में समाज से जोड़ा, राजनीतिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में जोड़ा, और मान सम्मान मिला, सब कुछ काम किया, चाव बढ़ा, इच्छा शक्ति बढ़ी। सबसे बड़े होते हैं भाव, जो होते हैं भाव आपके जो थे, मुझे अपने जीवन में मैंने उतारने की काफ़ी कोशिश करी। पूर्णतः तो नहीं सफल हो पाया, लेकिन फिर भी काफ़ी मैंने कोशिश करी कि उन भावों को मैं अपने जीवन में लूँ। सदैव दूसरे के बारे में सोचना, हमेशा अपने से आगे सामने वाले को सोचना। अगर अपना कुछ नुकसान होता है, उस नुकसान से सामने वाले का अगर ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसको होने देना। कोशिश ये रखनी है कि हमसे कोई दुखी ना हो, हमेशा प्रसन्न होके जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसे ये लगे कि मैं इनसे मिलकर या इनको अपना मित्र बनाकर, इनसे अपना संबंधी बनाकर, इनसे व्यापार करके नुकसान में रहा हूँ। हमेशा सबको ये लगे कि मैं इससे हाँ जी। मिलकर, इसके साथ रह के खुश रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा हुआ है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो, चाहे संस्कारों के रूप में हो। हमेशा मैंने किसी न किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है। कोशिश करी है कि कम से कम किसी से लूँ। जहाँ तक रही समय की बात और व्यापार वगैरह की बात, तो मैं आपको बता दूँ कि इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है, तो हम उसके लिए समय भी निकाल लेते हैं, पैसा भी निकाल लेते हैं, और सब चीज़, खर्चा भी निकल जाता है। जब हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती, तो हमें हर चीज़ बोझ लगती है। लगता है यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह से शाम तक मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे को व्यापार में बिज़ी रहता हूँ, परिवार में बिज़ी रहता हूँ, मैं कैसे करूँ समाज सेवा? ना करने के 100 बहाने हैं और करने के भी 100 कारण हैं। ये आपकी इच्छा पे रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे मित्र मिले, गुरुदेव आचार्य श्री जयराम महाराज जी जैसे गुरुदेव मिले, जिन्होंने सदा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हनुमान धाम के संस्थापक श्री आचार्य विजय जी मिले, जिन्होंने हमेशा मेरे अंदर पूजा का और मन का भाव रखा। हनुमान जी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे आइडियल मैन हैं, मेरे, मतलब मैं, भगवान तो सबके ही हैं वो, पर मैं उससे बढ़कर उन्हें कुछ मानता हूँ। मैं मानता हूँ हर वक़्त जब भी मुझे कष्ट हुआ, मेरे आस-पास मुझे वो नज़र आए। मुझे लगा कि मेरे साथ खड़े हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे बहुत बहुत बढ़िया। परेशानी आई जीवन में, पर कभी भी मैं परेशान नहीं हुआ। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है मेरे लिए भी, कि मेरे को कभी भी बड़ी-बड़ी विपत्तियों में मैंने अपने आप को परेशान महसूस नहीं करा। ऐसा महसूस नहीं करा कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई नहीं है। मुझे हमेशा लगा कि मेरे साथ सब लोग खड़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, सब काम बहुत बढ़िया हो जाएँगे, और सब हुए भी। सारी परेशानियाँ बहुत जल्दी, बहुत अच्छी तरह निपटी। कोई परेशानी ऐसी नहीं आई जिसने मुझे इतना व्याकुल करा हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। जी, एक बात तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा कि आपने जो बात कही कि मेरा भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा योगदान रहा, तो उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं।
परंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आपका अदम्य साहस और इच्छा शक्ति थी। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को मोटिवेट तो कर सकता है, उसको अच्छे कार्य से जोड़ तो सकता है, परंतु जब तक उस व्यक्ति में खुद की क्षमता ना हो और खुद की उसके अंदर अदम्य साहस ना हो उस कार्य में आगे बढ़ने का, तब तक कोई भी किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। आज इस मंच के माध्यम से मैं इस बात को एडमिट करता हूं, इस बात को कहना चाहूंगा कि बिना आपकी खुद की इच्छा शक्ति और गुरु महाराज के आशीर्वाद के आपको इतनी सफलता मिलना नामुमकिन था, असंभव था, मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। और निश्चित तौर पर खैर पिछले जन्मों के आपके संस्कार भी रहे, माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए उन संस्कारों का भी आपको जीवन में लाभ मिला, और जिनकी बदौलत आज समाज में आपको एक अग्रणी, एक ऐसे अग्र विभूति के रूप में देखा जाता है जो कि समाज के लिए कुछ कर सकता है या करता है, जिसकी सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी सोच समाज को आगे ले जा सकती है। अभी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबको बता दूं, सब जो मित्र हमें आज यहाँ सुन रहे हैं, कि श्री सुनील गोयल जी उत्तराखंड स्थित श्री हनुमान धाम के संस्थापकों में से एक हैं और वर्तमान में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। मैं सुनील जी आपसे ही जानना चाहूंगा, आप इतने समय से, मैं समझता हूँ पहले दिन से, जब से हनुमान धाम की संकल्पना आचार्य विजय जी के जहन में आई और जो उन्होंने स्वप्न संजोया, उसको मूर्त रूप देने में कहीं ना कहीं सबसे प्राथमिक, मैं कहूंगा, पहले और दूसरे दर्जे के व्यक्ति आप रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हनुमान धाम की स्थापना से समाज को, देश को और उत्तराखंड को क्या लाभ हुआ, वहां के लोगों को इससे क्या, या पूरे देश को, जहां कहीं भी हनुमान जी को मानने वाले हैं, उनको क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हुआ है, इस बारे में आप अपनी बात रखें। देखिए सुनील जी, ऐसा है कि मेरे एक मित्र है महेंद्र बागला जी, उन्होंने मुझे आचार्य विजय जी से मिलवाया था। मिलने के बाद मैं आचार्य जी से बहुत प्रभावित हुआ। आचार्य विजय जी का जो एटीट्यूड था वो ऐसा था कि वो हमेशा दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, प्रेम भाव उनके अंदर अपार है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं वो। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके मन में एक परिकल्पना थी कि मैं सुनील ऐसा चाहता हूँ कि एक ऐसा मंदिर बने, ऐसा स्थान बने जहाँ बुजुर्ग लोग आके रहें, जो सेवा भी करें लोगों की और वहां पे रहें भी। ऐसा नहीं कि वो उसे वृद्धाश्रम नाम नहीं देना चाहते थे, कभी भी उन्होंने अभी भी नहीं दिया वृद्धाश्रम नाम। उनके वैसे ऐसी इच्छा शक्ति थी कि लोग अपने आत्मसम्मान के साथ जिए, किसी भी उम्र में कैसे भी हो। तो मैं उनके साथ जाया करता था, घूमा करता था। हमने कई सारी जगह देखी। रामनगर एक जगह है नैनीताल से नीचे, आप अच्छी तरह भलीभांति परिचित हैं। वहां पर एक बार कथा कराई थी राजीव अग्रवाल जी ने, जो वहां के एक अच्छे खासे व्यवसायी है, बहुत बड़े व्यवसायी है, बहुत बड़े व्यक्तित्व है, अपने आप में एक हस्ती है। उनसे मुलाकात हुई, उनके पिताश्री थे, माता जी थी। जब उनसे बातचीत हुई तो आचार्य जी ने जैसे अपनी बातचीत रखी, तो आचार्य जी ने कहा कि भाई मेरे को जगह बहुत अच्छी लगती है, यहाँ आसपास बिल्कुल मनोरम दृश्य है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे इस तरह मंदिर के लिए 1 या 2 एकड़ जगह चाहिए। तो उन्होंने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जगह दिखाता हूँ और जगह दूंगा। हमने काफी जगह देखी पर कोई पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने एक जगह दिखाई जो बहुत नदी के पास थी, आसपास अच्छा एटमॉस्फेयर था, लेकिन उस जगह में प्रॉब्लम क्या थी, ऊबड़ खाबड़ बहुत थी। तो आचार्य जी ने मुझसे कहा कि ये जगह तो बहुत खराब है, मेरे को पसंद तो बहुत है, आसपास बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है बनने के लिए, मुझे इसमें अनुभूति भी हो रही है जगह पे खड़े होके कि ये हनुमान जी का मंदिर बनने के लिए बहुत अच्छी जगह है, परंतु इस जगह को करेंगे कैसे? तो राजीव जी जब वहां पे थे, उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, मैं इस जगह को बिल्कुल समतल आपको करके दूंगा। और आप के सामने सारी बात है, आपको तो वैसे पता ही है, मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने 1 और 2 एकड़ से शुरू करी थी। वो प्रोजेक्ट बढ़ता चला गया, बातचीत होती गई, उन्होंने कहा ये भी खोलो, ये भी करो, ये भी करो। इस तरह शुरू में ही 5 एकड़ वो जगह राजीव जी ने कहा कि मैं आपको डोनेट कर दूंगा और आप यहाँ पे मंदिर का धाम बनाइए और उसको काम को करा कीजिए। फिर आप जुड़े, आपके जुड़ने के बाद इस प्रोजेक्ट में पंख लग गए। आपका जो मनोबल था वो हमें मिला, आपका प्रेम मिला, आपने जितने अच्छे लोगों को इससे जोड़ा हनुमान धाम के अंदर। हमारे हनुमान जी वैसे ही सेवा के और भक्ति के प्रतीक हैं। सेवा और भक्ति आपके अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। उस वजह से हमें एक नई चाल मिली और हनुमान जी आज हनुमान धाम का रूप सबके सामने है। काफ़ी हद तक वो बनकर तैयार हो गया है। उत्तराखंड में हज़ारों लोग, अभी तो जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन से पीछे पहले 10-10 हज़ार लोग रोज़ दर्शन करते थे, हनुमान जी के दर्शनों का लाभ उठाते थे। वहाँ 9 स्वरूप और 12 लीलाओं का एक साथ वर्णन पहली बार विश्व के अंदर किसी मंदिर के अंदर हुआ है। आचार्य जी के द्वारा
शुरू से ये कल्पना थी कि मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं कि लोग देखें और देखकर उन्हें बड़ी अपार शांति महसूस हुए। मैं खुद और आप स्वयं उसके गवाह हैं कि जब हम उसको वहां पे जाते हैं और खड़े होते हैं, हमें एक चुंबकीय एहसास होता है। हमें ऐसा लगता है बाबा हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं। हम जो भी कह रहे हैं वो सुन रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जा तेरी मनोइच्छा जरूर पूरी होगी। सबकी सब बात पूरी नहीं हो सकती, पर जिसमें आपका हित होगा वो जरूर पूरी होगी। कई बार हम ऐसी मांगे भी भगवान से करते हैं इसमें हमारा हित नहीं होता, तो भगवान कभी ऐसी बातें नहीं सुना करते और ना उनको पूरा करा करते, लेकिन ऐसी बातें जरूर पूरा करते हैं जिनमें आपका हित होता है। उत्तराखंड से बहुत पर्यटक, वहां पे पर्यटन मिला है, बहुत लोग आते हैं, आसपास बहुत रोजगार मिला है लोगों को। छोई गांव जहाँ पे वो स्थित है, वो छोई गांव वालों के वारे न्यारे हो गए हैं। उनकी जमीन के रेट 10-10 गुना बढ़ गए हैं। वहां आसपास 10-10 किलोमीटर के रेट बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सारे वहां पर बिजनेस खुल गए हैं, व्यापार बहुत बढ़ गया है। तो काफी लोगों को वहां फायदा हुआ है और रामनगर की एक अलग पहचान बनी है हनुमान धाम के नाम से। बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए ये एक 5वें धाम के रूप में विख्यात जी होता जाएगा, ये बिल्कुल हम बिल्कुल। अपेक्षा करते हैं। और निश्चित तौर पर समाज में लोगों को हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा मिली है, और जो वो मन में एक इच्छा लेकर, जो मनोकामना लेकर वहां जाते हैं, उसको भी हनुमान जी महाराज जितनी उनके लिए सही होती है वो पूरी करते हैं। आपका जी कहना ये है कुल जी जी मिला। बिल्कुल। इसी तरह से जैसे रामनगर में ये हनुमान धाम आज एक विश्व के लिए एक अनूठा प्रयोग कह सकते हैं, या एक पवित्र तीर्थ धाम बन गया है। जैसे एक ये अपने आप में लाइफ टाइम का एक काम आपके द्वारा कर दिया गया है, या समझ लीजिए आचार्य विजय जी की प्रेरणा से आप जी जी उसके एक भागीदार हैं, साझेदार हैं। हनुमान जी की प्रेरणा इसी से तरह से आचार्य आपने, विजय जी के द्वारा किया गया है। हाँ, और इसी तरह से आपने आज से 13-14 वर्ष पूर्व एक काम शुरू किया था, जो जिसमें भी आप एक संस्थापक के रूप में आज तक महामंत्री हैं। वो कार्य था नेत्रहीनों के छात्रावास का प्रबंध, जिसमें आपने जो देश भर के छात्र भिन्न भिन्न देश के राज्यों से आकर यहाँ दिल्ली में अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो नेत्रहीन हैं, दिव्यांग हैं, और जो जिनके लिए यहाँ रहकर खर्चा उठाना बड़ा कठिन था, उन सबकी रहने की व्यवस्था, उनकी भोजन की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, आपने ये जो नवदृष्टि आश्रम की स्थापना की। तो मेरा आपसे पूछना ये है, जैसे आप अन्य भी और धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं, सामाजिक भी कर रहे हैं, तो नवदृष्टि आश्रम के कार्य को करते हुए सेवा का जो भाव आप में उपजता है, जो सेवा का भाव आप में बनता है, वो अन्य भावों से आप किस तरह से उसको भिन्न पाते हैं? क्या आप उसको अन्य भावों से ज्यादा श्रेष्ठ पाते हैं, उससे आपको ज्यादा आत्मसंतुष्टि मिलती है, या अन्य जो सेवा कार्य जो समाज में आप करते हैं, निर्माण कार्य, उन्हीं जैसी संतुष्टि आपको अनुभव होती है, या इसमें कोई एक विशेष आपका मन रहता है कि ये कार्यक्रम, ये जो आपने एक संकल्पना की थी, वो इसी तरह से बहुत अच्छे रूप से, मूर्त रूप से चलती रहे? क्या आपका क्या कहना है इस बारे में, क्या कहेंगे आप? सुशील जी, ऐसा है, आप और हम विभिन्न संस्थाओं में जुड़े हुए हैं और सभी में काम करते हैं, लोगों से डोनेशन भी लेते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। ये एक मात्र ऐसी संस्था है जिसमें लोगों से डोनेशन लेते हैं और बहुत कम सम्मान करते हैं, ना के बराबर करते हैं। सिर्फ गुप्त दान की तरह ही जाता है और लोग बड़े सहज भाव से देते हैं। आप अध्यक्ष हैं उस संस्था के, आप गवाह हैं उस बात के। आज तक हमें नवदृष्टि के अंदर पैसों की कभी दिक्कत नहीं आई। जब कभी दिक्कत आई पैसों की, हमने एक मीटिंग करी और सब लोगों ने अपार दान दिया। सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। हमारे जितने भी और ट्रस्टी बने हुए हैं, सब लोगों ने मन से, भाव से काम करा इसके अंदर। हमारे इसमें 60 नवदृष्टि बच्चे, जो नेत्रहीन बच्चे जो इसमें रहते हैं, 3 फ्लोर का बना हुआ है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है ये कि रामा विहार में शायद इतनी अच्छी बिल्डिंग और कोई नहीं हो, जितनी बिल्डिंग हमारे नवदृष्टि आश्रम की बनी हुई है। कोई भी लोग आते हैं तो बहुत प्रसन्नचित होते हैं, अच्छे होते हैं, सफाई की भी तारीफ करते हैं, सब वहाँ लोग रहते हैं। हमारे यहाँ बच्चे लालियत रहते हैं रहने के लिए। हमेशा हमें शॉर्टेज रहती है, हमेशा बच्चों की डिमांड आती रहती है कि भाई यहाँ पर हमें एडमिशन दिलाया जाए, सिफारिश आती है, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी होती है कि हम बिल्कुल भी कभी भी किसी को भी ऐसे ही बात नहीं करते। एक बेड पे 2 को एडजस्टमेंट कभी भी नहीं, जितने बेड है उतने ही बच्चे होंगे और पूरे सबकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए वहाँ पर कमी हमेशा रहती है हमारी इस बात की। हम कोशिश करते हैं कि और बच्चों का करें, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है, संभव नहीं हो पाता। ये संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ कर ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ प्राप्त किया। हाँ, मैंने कुछ किया
बहुत सारी संस्थाएं हैं, भक्ति करनी है तो हनुमान धाम, जैसे आपने बताया, हनुमान धाम में भक्ति होती है पूरी। और सेवा का जो रूप मैं नवदृष्टि में देखता हूँ, नवदृष्टि आश्रम में जाके मुझे प्राप्त होता है, किसी को नहीं होता। और मुझे बड़े गर्व से कहना पड़ता है, मेरे आसपास जितना सर्कल है, मेरे जितने दोस्त हैं, जितने भी वहां गए हैं मेरे साथ, सबने उसको सराहाया है, सबने कहा है कि सुनील, हमारे लिए जो भी हेल्प हो यहाँ पे हम कर सकते हैं करो, जिस भी रूप में हमें जोड़ सकते हो आप जोड़ो। और हमने उन्हें जोड़ा है, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। वहाँ बच्चों से मिलता हूँ, एक एक बच्चे से पूछता हूँ, सबको अपना व्यक्तिगत नंबर दे के आता हूँ कि अगर आपको कभी कोई परेशानी हो तो मुझसे आप बात करें। बहुत कम मौके आते हैं, वैसे आप सब जुड़े रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। फिर भी कभी कोई मौका आता है, कोई मेरे से कहता है कि मुझे ये परेशानी है, तो 24 घंटे के अंदर कोशिश करी जाती है उसकी परेशानी दूर हो जाए। हमारे सभी मित्र, हमने जो अपना टच ग्रुप बनाया हुआ है, एक बार उन्होंने डिमांड दी, हमने सारी लिखी, भाई 20-25 चीजों की डिमांड हमने ग्रुप में डाली कि ये सब चीज की टच में जरूरत है, आप सब उसके गवाह हैं। 3 दिन के अंदर सारी जरूरतें पूरी हो गई उनकी और सारा सामान वहां पे पहुंच गया। तो सभी लोग बड़े भाव से उससे जुड़े हुए हैं। वो एक ऐसा कार्य, सेवा कार्य है, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमें सिर्फ अपने अहंकार को ही संतुष्ट नहीं करना, हमें सेवा भाव भी रखना है। और सब प्रोग्राम होते हैं, हम अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं। आप गवाह इस बात के, स्टेज पे जाना, बड़ी-बड़ी माला पहनना, बड़े लोगों को बुलाना, उनका सम्मान करना, उनको ये दिखाना कि देखो हम कितना बड़ा स्टेज लगाते हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। पर ये भाव एक ऐसा है, सेवा का भाव, जहाँ हम बिल्कुल नितांत अकेले होते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहते। कभी मैं कहता भी नहीं, आप भी शायद नहीं कहते कोई ट्रस्टी बनवा, जुड़ो, लोग अपने आप जुड़ते हैं अपने भाव से। बस हम लोगों को लेके जाना चाहते हैं, एक बार चलो देखो बस। और लोग देख के सराहते हैं, जो चाहता है वो देना चाहता है और करता है। कभी भी हमें वहाँ पे धन की कमी नहीं हुई, ये प्रभु का बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, आपका सहयोग सब रहा, आप अध्यक्ष हैं उसके। मुझे तो गर्व होता है आपके साथ काम करके, आपने जितनी भी संस्थाओं में मुझे जोड़ा, सब भी बहुत ही सराहनीय है। मैं ये कहूंगा कि आप सुनील जी, आपकी पूरी मैनेजमेंट ने, पूरे प्रबंधन ने, आपके नेतृत्व में वहां पर जो व्यवस्था की हुई है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही एक सुंदर व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के कारण से ही आज वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं, जो भी छात्र वहाँ पढ़ते हैं। और जीवन में ये अपने आप में एक अनूठी उपलब्धि है, अगर हम किसी के आत्मा तक पहुंच पाए, उसके भीतर एक संतुष्टि का भाव अगर पैदा कर पाए, किसी को अपना प्रेम दे पाए, और निश्चित तौर पर आप इस प्रेम को वहां बांटने में समर्थ रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम आपने किया है और कर रहे हैं। अभी हाल ही के कुछ वर्षों में मैंने देखा कि आपने लायंस क्लब में भी एक अभूतपूर्व उन्नति की है। मैं कहूंगा कि पहले आप जैसे एक क्लब से जुड़े, फिर उसके उपरांत आप जोनल चेयरपर्सन बने, फिर रीजनल चेयरपर्सन बने। आज आपका नाम लायंस क्लब के दुनिया में, मैं समझता हूँ दिल्ली के जितने भी लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपकी कार्यशैली से सब लोग परिचित हैं। और आपको काफी लायंस क्लब की जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो स्टडीज जो कराई जाती है, जो कोचिंग कराई जाती है, जो सिखाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कैसे हम मानकों को स्थापित करता, कैसे कार्य करता है, ये सब आप भली भांति जानते हैं। परंतु मेरे मन में और बहुत सारे लोगों के मन में, जो लोग लायंस क्लब से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या जुड़े नहीं है, उनके मन में एक बात आती है कि क्या लायंस क्लब का जो स्टाइल है, लायंस क्लब क्या भारत की संस्कृति, जो कल्चर अलायंस, जी जी, हाँ, तो इसमें कहीं पाश्चात्य सभ्यता का सम्मिश्रण तो नहीं है? ये भारतीय संस्कृति के कितने अनुरूप है, भारतीय परिवेश के कितने अनुरूप है, भारतीय मानसिकता जो है उसका समावेश लायंस क्लब में आप कितना मानते हैं? आप क्या समझते हैं कि लायंस क्लब भारतीयता को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम रहा है? आपने तो इसको करीबी से देखा, आपने काम किया, आपने प्रोजेक्ट किए, तो इस बारे में मैं चाहूंगा कि लायंस क्लब, क्योंकि बहुत सारा पूरे दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में लायंस क्लब के इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपका ये जो भी वक्तव्य है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात आप समझकर आप बताएं कि लायंस क्लब से आप क्या समझते हैं कि हमारे भारत के लिए वो कितना उपयोगी है? ऐसा है सुशील जी, लायंस क्लब हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, संसार के 313 देशों में इसकी ब्रांचेस है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब शुरू में लायंस क्लब खुला तो हमने उनका अनुसरण करा, जो और पाश्चात्य में होता था उसी के हिसाब से लायंस क्लब चलाने की कोशिश करी, जो अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में चलते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है, अब बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत ज्यादा ब्रांचेस खुल गई हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट अलग अलग बन गए हैं। एक हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 113 क्लब है, डिस्ट्रिक्ट 321 A2, जो दिल्ली, हरियाणा का एक पार्ट और हिमाचल का एक पार्ट को प्रस्तुत करता है। उसी डिस्ट्रिक्ट में 113 क्लब है। 113 क्लब में विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की विचारधारा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब लोग अपने क्लब का नाम ही रखने लगे वेजिटेरियन क्लब।
यानी कि हमारे क्लब में बिल्कुल। नॉन-वेज नहीं चलेगा। बहुत से लोग बिल्कुल पहले दिन से ही अपने कहते हैं हमारे क्लब में शराब नहीं चलेगी, क्योंकि हम हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से। तो भाई सही कह रहे हैं आप, लोगों में विचारधारा है कि लायंस क्लब का मतलब है मौज-मस्ती, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े-बड़े सेवा कार्य लायंस क्लब के द्वारा होते हैं और बहुत नीचे स्तर तक जाके होते हैं। एक नीचे जो सबसे नीचे वर्ग का आदमी है, जहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की निगाह जिस तक जाती है, उस व्यक्ति तक लायंस क्लब की निगाह जाती है और लायंस क्लब ये मानता है कि सबसे नीचे स्तर तक सेवा करोगे आप तो सेवा कार्य होगा। बड़ी-बड़ी सेवाएँ करना, हॉस्पिटल खोलना और ये सब करना ठीक है, अच्छी बात है। करने चाहिए और करते हैं। लायंस क्लब ने भी एक आँखों का हॉस्पिटल अलीपुर में खोला हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी इलाज होता है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना, गरीब व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करना, जगह कभी कोई चीज़ डोनेशन करना, सर्दियों के अंदर सर्दियों के वस्त्र बाँटना, गरीबों में गरीबों के वस्त्र बाँटना, भोजन कराना, आँखों का कैंप लगवाना, स्कूल के अंदर लगवाना, बाहर रोड पे लगवाना, डोनेट कराना, ब्लड कैंप लगवाना, ब्लड बैंक बनाया हुआ है लायंस ब्लड बैंक में, सबको ब्लड के बदले जहाँ ब्लड नहीं देना पड़ता। देखिए, हमारे यहाँ समस्या सबसे बड़ी क्या है कि बहुत से लोग ना परिवार आजकल छोटे-छोटे हो गए हैं। तो कोई एक बीमार हो जाता है तो उसके पास कोई एक हॉस्पिटल वाले कहते हैं ब्लड के बदले ब्लड दो, जब आप ब्लड मिलेगा। तो बड़ी समस्या आती है कि ब्लड डोनेट करने के लिए कहाँ से लाएँ? लायंस ब्लड बैंक बनाया जहाँ ब्लड के बदले ब्लड नहीं माँगते, पहला ऐसा बैंक है। वर्ल्ड के अंदर पहला ऐसा वर्ल्ड बैंक बना है जो आपसे ब्लड नहीं माँगता। जी। आपको सिर्फ उस स्तर में उतने कम पैसों में देता है जो आजकल खर्चा आता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से ब्लड को बनाने के लिए, ब्लड को सही करने के लिए, साफ-सुथरा करने के लिए जो पैसा खर्चा होता है, सिर्फ उतने ही पैसे आपसे लिए जाते हैं और ब्लड दिया जाता है। और इसके अलावा क्या है कि लायंस क्लब इंटरनेशनल के अंदर अब बहुत एड्स ऐसी हैं जो आती हैं, इंडिया को मिलती है। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर आए, बहुत पैसे वहाँ से आए और लोगों को बहुत मिले, बहुत कैंप लगे, काफ़ी काम हुआ है, बहुत मास्क बँटे हैं, बहुत लोगों को, गरीबों को भोजन कराया गया है लायंस क्लब के द्वारा। कई-कई कॉलोनियों तक को ले लिया गया है कि लायंस क्लब ने कॉलोनी ले ली कि पूरी कॉलोनी का भोजन हमारे लायंस क्लब की तरफ से होगा। तो लायंस क्लब बहुत काम कर रहा है और अभी डिस्ट्रिक्ट में हमें बड़ा गर्व के साथ कहते हैं हमारे नए गवर्नर श्री रमन गुप्ता जी, जिन्होंने 1 जुलाई से ही पदभार संभाला है, उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। उनकी जो टीम वो बना रहे हैं, बड़ी सोच समझ के बना रहे हैं, बड़े ही ऐसे बंदे को ले रहे हैं जो वाक़ई लायंस क्लब में सेवा भाव से आया है। लायंस क्लब के अंदर नाम आपका इंटरनेशनल पे जाता है, इंटरनेशनल नाम आपको मिलता है, एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब हिंदुस्तान की नकल बाहर के देश लोग करने लगे हैं, लायंस की सेवाएँ जो इंडिया की तरफ से होती है, वो करने लगे हैं। अब इंडिया उनकी नकल नहीं करता, इंडिया की नकल वो लोग करते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, बिल हमारे काम करने का तरीका है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने एक हिंदुस्तान को नई पहचान दी है। उन्होंने एक बताया है कि हिंदुस्तान सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, यहाँ पर बहुत काम होता है, बहुत सेवा भाव करा जाता है। लोग मन भाव से करते हैं, यहाँ जो सेवा होती है भाव से होती है। पैसे जो डोनेट करते हैं वो भी इतने भाव से करते हैं, उनको लगता है भाई किसी को कहना मत है, अरे मैंने पैसे दिए, ये रख लो बस अपने पास। ये भाव है ना, ये आपको हिंदुस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो इस भाव को हुँ। लायंस क्लब लोगों तक जन-जन तक पहुँचाता है। लायंस क्लब इंटरनेशनल की अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसको हम कैश करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर उस नाम को हम कैश करें। हम जन-जन तक 313 देशों तक अपने हिंदुस्तान की पहचान को पहुँचाएँ, अपने काम को पहुँचाएँ। आज एक-एक क्लब 100-100, 150, 200 प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर करके वहाँ पे माई एलसीआई पर रिपोर्टिंग करता है कि आज हमने ये काम करा, आज ये करा, फिर वहाँ से अवार्ड आते हैं उनके लिए इंटरनेशनल से कि आपने जो काम करा उसके लिए अवार्ड, फिर उनमें कोई पिन आती है, सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे हिंदुस्तान में और हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स आते हैं। सबसे ज़्यादा वाह जी! लोग उसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा मेंबर है, सबसे ज़्यादा क्लब हैं। ये सिर्फ़ सब कुछ हमारे जो गवर्नर्स आते हैं, उनके कहने से, उनके काम करने के तरीके से, लोग इनसे उनको समझने से, इनके पीछे चलने से होता है। लायंस क्लब अपने आप में एक बड़ा नाम है, बड़ा सेवा भाव से काम करते हैं। अब वो पहले वाली बात नहीं रही है कि सिर्फ पार्टी करनी है, मौज करनी है, ऐसा नहीं है। लायंस क्लब की एक अपनी पहचान है। कुल मिलाकर लायंस क्लब ने भारत की संस्कृति को अपने भीतर आत्मसात किया है। यहाँ के परिवेश को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के जो हम कहते हैं कि वेजिटेरियन यानी कि क्या कहते हैं हिंदी में, उसको अपने भीतर समा लिया है शाकाहारी। कि भाई लोग शाकाहारी शाकाहारी जीवन, जो कि एक बहुत ही स्वस्थ जीवन का द्योतक है, उस स्वस्थ जीवन के सूत्र को भी लायंस क्लब ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और इसके अतिरिक्त इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ऐसे जिन विषयों के बारे में सरकार सोचती है, उन विषयों के बारे में भी, चाहे प्लांटेशन का काम हो या कन्या भ्रूण हत्या का विषय हो या फिर बच्चों को शिक्षा के बारे में प्रोत्साहित करना हो, तमाम विषयों में मैंने देखा है कि लायंस क्लब की भूमिका बहुत सक्रिय भी रही है।
और निर्णायक रही है, बल्कि मैं कहूंगा सेवा के मामले में। और इससे निश्चित तौर पर भारत को बहुत फायदा है। भारत वो देश है जहां इतनी जनसंख्या है, इतने युवा हैं, इतने ही डोनर्स हैं और इतने ही उसके रेसिपिएंट्स हैं, यानी कि लाभ उठाने वाले हैं। तो ऐसे में लायंस क्लब की जो सार्थकता है वो भारत में सिद्ध है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में लायंस क्लब का भारतीयकरण, यानी कि उसका इंडियन जो रूप और भी बेहतर होगा और निरंतर लोग इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे ही देश की में इसकी बिल्कुल, मैं एस्टेब्लिशमेंट है। एक और जानकारी आपको दे दूँ सुशील जी, इससे पिछले साल से पहले यानी कि 2019-2018 के अंदर, नहीं अब 2020 या 2018 के अंदर लायंस क्लब इंटरनेशनल के जो प्रधान थे, प्रेसिडेंट थे, वो इंडियन थे, नरेश अग्रवाल जी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के ही थे। तो हमारे लिए वाह बड़ा जी, गर्व का विषय था। उस साल उन्होंने बहुत काम करा हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान का नाम बहुत रोशन करा। ये निश्चित तौर पर भारत के लोगों की जो भागीदारी है, उनकी जो सक्रियता है, उनकी जो प्रबंधन कौशल है उनके भीतर, उसके कारण से ही संभव हुआ होगा निश्चित तौर पर। और आने वाले वर्षों में भी इस तरह की बात बार बार हमें देखने को मिलेगी विश्व स्तर पर। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ लायंस क्लब से। अभी भी हमारे आप जेपी सिंह जी जो इंटरनेशनल डायरेक्टर है, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। उन्होंने भी बहुत वाह जी, इंटरनेशनल के अंदर नाम लिया है और बहुत काम करा है। जेपी सिंह जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत नाम रोशन करा है। बिल्कुल। मैं इस समय पर लायंस क्लब का क्योंकि जिक्र आ रहा है, तो लायंस ब्लड बैंक का भी जिक्र आया था, तो इस समय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति को नमन करना चाहूंगा। मैं जी जी, उनको बहुत मानता हूँ और आप भी निश्चित तौर पर उनसे आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। ये ईश्वर लाइन जी में लाने वालों में से एक जने वो भी थे जी। जब आपने और मैंने क्लब खोला था तो उनका बहुत योगदान था उसमें। हम वहीं से लाइन जब में आए थे। इसीलिए हम उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं कि जी जी, जैसे आपने राजनीतिक क्षेत्र में भी पदार्पण किया है और पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी के आप एक कर्मठ सिपाही हैं, योद्धा हैं और मंडल महामंत्री के रूप में सक्रिय भूमिका पिछले 2 टर्म से निभा रहे हैं। राजनीति के प्रति जो समाज का रवैया है वो बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है। इस बारे में आप अच्छी भली भांति इस बात को जानते हैं और उसके पीछे जो भी रीजन रहा है, जो भी कारण रहा है, पिछले बहुत सारे वर्षों में हमारे देश की का राजनीतिक माहौल ऐसा रहा है कि लोगों का धीरे धीरे उस पर से विश्वास कम होता चला गया। परिस्थितियां भले ही कितनी भी बदल गई हो, परंतु अभी भी मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है लोगों की सोच में। ऐसे में आप राजनीति को क्या समझते हैं? लोग इसको राजनीति को किस तरह से लेते हैं? सेवा के रूप में लेते हैं या बड़े उच्च स्तर के लोगों से संपर्क बनाने के माध्यम के रूप में लेते हैं या इसको व्यवसाय में प्रगति करने का एक जरिया बनाना चाहते हैं? लोग किस तरह से इसको, अब जो लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, एक जमाना था राजनीति का मतलब था सेवा नीति, तो क्या आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको राजनीति को सेवा का ही एक पर्याय समझकर काम कर रहे हैं आपके अनुसार? असल में क्या है सुशील जी, मैं आपको बताऊं कि राजनीति क्षेत्र में ही नहीं, हर क्षेत्र के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। पिछले 15, 20, 25 सालों से हमारे ये भुला दिया कि हम इस देश को कुछ देना चाहिए। हमें हर चीज में हम ये सोचने लगे कि मुझे क्या फायदा। राजनीति क्षेत्र में भी ऐसा हुआ। हर व्यक्ति आता था अपने फायदे के लिए आने लग गया। पिछले 25-30 सालों से राजनीति का जो मोड़ आया वो एक ऐसा आया कि हर व्यक्ति स्वार्थ बस राजनीति में आने लगे, सेवा भाव कम होते चले गए। पर पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि दोबारा से अब काफी सुधार आ रहा है। जहाँ तक मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहूँ, जब मैं राजनीति में आया था, मैंने जब भी कह दिया था मैं कभी भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसका कारण यही था जो आप कह रहे हैं कि सेवा कबर मेवा ज्यादा लोग रहते थे। चुनाव लड़ने का मतलब मानते थे कि मेरी तो एक पीढ़ी का काम हो गया। मैं चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत लिया। चुनाव लड़ने के लिए, टिकट लेने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये तो सभी जानते हैं क्यों करते हैं। अगर वो नहीं करें तो कमाई भी नहीं करें, पैसे खर्च करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। धीरे-धीरे अब परिवर्तन आ रहा है। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा कि लोगों में परिवर्तन आ रहा है, पैसे कम खर्च होते हैं। चाहे उसके लिए चुनाव आयोग भी हमारे बहुत काम कर रहा है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन बहुत काम कर रही है, जिससे कि पैसे हमारे कम खर्च होते हैं। पर अच्छी बात जी, ये है कि कम खर्च होगा तो लोग उसे रिकवर करने में भी कम लगेंगे। जहाँ तक सेवा भाव का है, राजनीति मंच एक ऐसा मंच है, ऐसी ताकत प्रदान करता है, आपको ऐसी शक्तियाँ देता है कि अगर आप सच्चे भाव से सेवा करो, तो एक आम आदमी का इतना भला आप कर सकते हो कि जब वो चेहरे पर वो मुस्कुराहट लेके जाता है आपके पास से कि उसका काम हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो उसको देख के आपकी सारी थकान दूर हो जाती है और आपको लगता है कि मैंने जीवन में कुछ काम करा है। परंतु होता क्या है
कि विशेष कोई आप में आपके परेशान होके आता है, कोई बात कहता है, तो आप उसको कई बार कानून सिखाने लग जाते हैं। कई बार उसको ये बताने लग जाते हैं, ये काम तो हो ही नहीं सकता भाई तेरा, और फिर वही काम वो पैसे देके करवा लाता है। तो वो कहता है यार ये तो कह रहे थे काम हो नहीं सकता, पैसे देके काम हो गया। ये हमारी देश की राजनीति की और देश की जो सारी सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक भ्रष्टाचार जो घुसा हुआ है, उस भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है जो राजनीति को भी खराब कर रहा है। एक और बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, जो मैं अपने और आपके जैसे व्यक्तित्व के बारे में बताता हूँ। हम सेवा भाव मान लिया करना चाहते हैं किसी को ले आते हैं और करते हैं, तो लोगों में आता है यार जरूर इसने इससे कुछ लिया होगा, नहीं तो क्यों भाग रहा है, क्यों कर रहा है। एक ये जो भाव आता है ना जी, इससे भी फिर आदमी बचने की कोशिश करते हैं, यार यहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, अगर मैं तेरी सिफारिश लेके जाऊंगा ना तो सोचेंगे मैंने भी कुछ खाया है। लोग बचते हैं ऐसी चीजों से। ये सब हमें धीरे धीरे हटाना है। आप और हम जैसे मिलकर युवा ही इसे हटा पाएंगे। मैं आपको एक जी अच्छी खबर दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कानून बना दिया है, 45 साल से ऊपर मंडल अध्यक्ष नहीं बनेगा, 55 साल से ऊपर जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा। युवाओं के हाथ में बागडोर देने का फैसला कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा फैसला बहुत है। देश का परिवर्तन बहुत ज्यादा होगा, लोगों की सोच का परिवर्तन होगा। जो हमारा युवा है वो बहुत कुछ करना चाहता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा भरी हुई है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, परंतु उसको मौके नहीं मिलते थे, सीनियर लोग सीट नहीं छोड़ते थे, वो अपनी पुरानी विचारधारा पे चलते रहते थे, उसी डर्रे पे चलते थे। अब सब कुछ परिवर्तन होगा। अगले 5 सालों में देखेंगे भारतीय राजनीति एक नई दौर पर जाएगी। नया सिस्टम दिखाई देगा आपको, ईमानदारी का, मेहनत का, जो काम करने का जो जज्बा लोगों के अंदर भरा हुआ है वो सबके सामने अब आएगा। जी। पर मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, उनकी सक्रियता बढ़ने वाली है। देखो, हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम होश का पर्याय मानते हैं। उनको समझते हैं कि वो होश को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो युवा है वो ऊर्जा और जोश को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि सिर्फ जोश और ऊर्जा तो हो जाए, और जो होश का संगम है, जो समझदारी का, जो मैच्योरिटी का, परिपक्वता का जो गुण है, वो कहीं हम राजनीति में से धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं। तो मैं तो ये कहूंगा कि कोई ऐसा संतुलन, ऐसा सम्मिश्रण देश की सरकार को, देश की राजनीतिक पार्टियों को बनाना चाहिए, जिसमें जो एडवाइजर के रूप में सीनियर लोग भी हों, और कार्य करने के लिए कर्मठता के लिहाज से युवा लोगों के हाथों में बागडोर दी जाए, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए। इस तरह से काम करने से मैं समझता हूँ एक समन्वय बनेगा जो राजनीतिक क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। और मैं जब भी कोई चिंतन करता हूँ, मैंने क्या महसूस किया है कि कोई भी चिंतन किया मैंने देश के विषय में, तो बहुत जल्द ही वो चिंतन सामने आने लगा। तो पहली बार मैं पिछले 10 वर्ष में ये महसूस किया है, जो मैंने महसूस किया वो मैं बताना चाहूंगा कि जो चिंतन हम कहीं सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो चीजें थोड़े दिन बाद अक्षरश यूं की यूं किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देने लगती हैं। बात चाहे सफाई का, देश में स्वच्छता का मुद्दा हो, बात चाहे स्किल्स की डेवलपमेंट का मुद्दा हो, भले ही हम आंशिक रूप से इन सारे कार्यों में सफल हुए हों। और राजनीति का जो मैं बहुत बड़ा फायदा समझता हूं वो ये है कि देश की सरकार जिन नीतियों को आम जनता के लाभ के लिए बनाती हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने में राजनीतिक लोग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और शायद मैं यहाँ स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार का जिम्मा भी आपने दिल्ली स्तर पर, दिल्ली प्रदेश के महामंत्री के रूप में ले रखा है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही सराहनीय कार्य है। नीतियों के बारे में, जब तक लाभकारी नीतियों के बारे में आम जनता को पता नहीं होगा तो वो कैसे उसका लाभ उठाएंगी। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कार्य है, मैं समझता हूँ इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए। इतनी व्यस्त सुशील जी, दिनचर्या में जो हाँ आपने बात जी कही, मैं आपको बात का जवाब दूंगा। आपने बहुत बढ़िया दी। आपकी जो सोच है बहुत दूरदर्शी है, और ये हमारे सभी नेता भी इस बात को मानते हैं। अभी जब एक बार सभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था, स्पेशल कहा गया था कि जो भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनेगा, जो भी काम करेगा अपने सीनियर की राय लेकर करेगा, सीनियर को साथ लेके करेगा। किसी भी आदमी की ऐसा ना हो, अपेक्षा हो, चाहे हमारे पूर्व निगम पार्षद हो, चाहे पूर्व जिला अध्यक्ष हो, पूर्व मंडल अध्यक्ष हो, सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके काम करना है।
जो बात आप कह रहे हैं ये सब बिल्कुल सोचे हुए बात है, आपकी सोच बहुत दूरदर्शी है। उसी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए हमारे सभी नेताओं ने सबको समझाकर ये ज़िम्मेदारी दी गई है, दी जा रही है बिल्कुल। कि आपने सबको साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िम्मेदारी जो लें, उनको इग्नोर करें, उनकी अपेक्षा करें, अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी है, सबको साथ लेके चलना है। इसीलिए जो बहुत बात आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा उसपे ध्यान रख रही है, अपने सभी सीनियर्स का ध्यान रखेगी और उनके अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाएगी। जी। अच्छा, हम धीरे-धीरे थोड़ा-सा काफ़ी समय व्यतीत कर चुके हैं, तो अब मैं थोड़ा आपसे संक्षेप में एक अन्य प्रश्न पूछना चाहूँगा। जैसे अन्य संस्थाओं की तरह से आप श्री अग्रसेन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी में भी भिन्न-भिन्न पदों पर रहकर आपने बड़े अच्छे ढंग से कार्य का निष्पादन किया है। और आज उसका परिणाम ही मैं कहूँगा कि आप एक कार्यकारिणी सदस्य चुने गए थे और इस समय आप महामंत्री के पद के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले आप सह सचिव की भूमिका में भी रह चुके हैं। वर्तमान में आप महासचिव हैं और अपना बहुमूल्य समय बहुत ही आरक्षित करके बहुत लंबा समय मैं समझता हूँ अपने जीवन का, जब से आप महामंत्री बने खासकर, और उससे पहले भी देते रहे हैं, अब बहुत ज्यादा समय आप व्यतीत कर रहे हैं। तो आपने पहले भी कार्यप्रणाली देखी है सोसाइटी की। इस समय जो सोसाइटी में कार्य हो रहे हैं, जो कार्यप्रणाली चल रही है, आप उसके संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि क्या परिवर्तन आया है पहले के कार्य करने की प्रणाली में के मुकाबले? क्या फायदा हुआ है सोसाइटी को या क्या परिवर्तन आ गए हैं और कुछ क्या नकारात्मक भी हुआ है ऐसा जो कि मेंशन करने लायक हो? मतलब मैं एक तरह से विस्तृत रूप से संक्षेप में परंतु जानना चाहूंगा कि क्या परिवर्तन हुए हैं सोसाइटी के प्रबंधन में परिवर्तन के कारण? देखिए सुशील जी, कभी भी अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 10/13 जयदेव पंजाबी बाग में स्थित है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, जिसके 17 से 18,000 मेंबर इस वक्त हैं। संख्या जिसकी 23,000 जा रही है। 17-18,000 मेंबर ऐसे हैं जो वर्तमान में हैं, जो रिजाइन वगैरह दे दिए, डेथ हो गई, उनको हटा के संख्या 23,000 से ऊपर जा रही है। सवाल जहाँ तक मैं आपकी बात का कहूँ, आप ये समझिए कि सुधार की तो हमेशा ही आवश्यकता रहती है और आज भी अभी बहुत सुधारों की आवश्यकता है। पर परिवर्तन क्या हुआ है? पहले श्रीनगर के क्षेत्र के लोग, बुद्ध विहार के, उत्तम नगर के जितने भी क्षेत्र के लोग थे, इन्हें आसानी से लोन नहीं मिलता था सोसाइटी से। इन्हें बहुत सिफारिश लगवानी पड़ती थी, बहुत लोगों को कहना सुनना पड़ता था। एक वर्ग ऐसा था जो अछूता था, सोसाइटी से पूरे लाभ नहीं ले पाता था, जो लाभ सोसाइटी से मिलने चाहिए। आज की तारीख में उसको मिल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक नया परिवर्तन आया है सोसाइटी के अंदर, उसके काम करने के तरीके के अंदर। सभी लोग उसमें सहभागी हुए हैं। एक आम मेंबर का, सदस्य का मान-सम्मान बढ़ा है। उसको जो पहले वो लोन लेता था, कई बार उसको डर लगता था कि यार लोगों को पता लग जाएगा, लोग क्या कहेंगे, हमारे अग्रवाल समाज की वो सोसाइटी है। अग्रवाल समाज बड़ा इस बात में भयभीत रहता है कि यार किसी को पता ना लग जाए कि मैंने लोन लिया है। वो इस बात से डरता है कि मेरी कमजोरी है ये कि मैं फाइनेंशियल कमजोर हूँ, मैं अपनी इस कमजोरी को किसी को बताना नहीं चाहता। तो वो बचता है। आ रही है आवाज, आ रही है सर मेरी? आवाज तो आ रही है पर आपकी फोटो पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, लेकिन चलिए आवाज आ रही है। शिवानी, आपका शायद वीडियो जो है ना वो ऑफ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी बात शुरू रखता हूँ। हाँ, शिवानी, बात रखिए। तो अब आज की डेट में लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। जी। सभी लोग आते हैं, लोन अप्लाई करते हैं, विंडो पे सबके काम होते हैं, किसी को कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती कि मैं जब तक सिफारिश नहीं करूंगा जब तक काम नहीं होगा। अग्रसेन जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज की तारीख में हर व्यक्ति का काम बड़े बिना किसी समस्या के होता है। लोगों को हाँ, समस्या आगे नहीं आप। आती, लोगों को समस्या जी। नहीं आती, लोग आते हैं और अपना काम कराते हैं। कई बार हम लोगों को, मैनेजमेंट को पता भी नहीं चलता। वो कहता है यार मैंने आपकी सोसाइटी से लोन लिया। मैं यार बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत महसूस होता है। पहले एक-एक व्यक्ति को प्रधान के पास जाना पड़ता था, महामंत्री के पास जाना पड़ता था, उसको सिफारिश लगानी पड़ती थी, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती थी कि भैया लोन मैं ले रहा हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है। विंडो पे सबके काम होते हैं और समुचित काम होते हैं। पर एक माइनस पॉइंट भी हो रहा है। मुझे बड़े दुःख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के लोग अब लोन रीपे करने के अंदर बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। पहले बहुत आसानी से करते थे, अब वो डरते नहीं, भयभीत नहीं होते इस बात से कि किसी को पता लग जाएगा कि भाई मैंने पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे पे कर दूँ। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए बढ़ने की वजह से हमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ रही है। और जो भी मैनेजमेंट नया आता है उसको ये आरोप लगते हैं कि उसने बहुत सख्ती कर दी, पर मजबूरी होती है क्योंकि पैसा कोई सरकार का नहीं है, सरकारी संस्था तो है नहीं।
आधे मेंबरों ने एफडी करा रखी है, आधे मेंबरों ने हमें लोन दे रखा है। तो हमें वो पैसा रिकवर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे लोगों की एफडी और उनका इंटरेस्ट हम समय पर दे पाएँ। तो यहाँ थोड़ी समस्या आ रही है, मैं आज आपके फेसबुक के माध्यम से भी उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो हमारे अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं और जिन्होंने लोन ले रखा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, आप आके मिले मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट आपका पूरा साथ देगा। उसको कैसे रीपे करना है, आपको कोई ना कोई रास्ता बताएगा। घर बैठना, ना बताना, एड्रेस चेंज कर लेना, फ़ोन नंबर चेंज कर लेना, इन सब चीज़ों का हल नहीं है। आपके अपने पैसे हैं, ये आपको अपने आप सुरक्षित रखना है। मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस सब चीज़ों में हमारा बहुत-बहुत सहयोग दें। बाकी सब चीज़ बहुत बढ़िया हो रहा है, उसके बावजूद भी हमें कोई भी आदमी किसी भी चीज़ की कोई राय देना चाहे, तो हम उसको हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी आए सदस्य हमें बता सकता है कि हम कहाँ और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सुधार की हमेशा ही गुंजाइश होती है और हम हमेशा तत्पर हैं उसके लिए। मैं समझता हूँ कि आपने स्वतः ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया जिस प्रश्न के बारे में मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ समय में लोगों ने ये शिकायत की है कि उनको बार बार फोन करके प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप पैसे क्यों नहीं भर रहे, आप किस जमा कराइए, आपके खिलाफ केस डाल दिया जाएगा। तो ये सब बातें जो हैं वो निश्चित तौर पर हमारे समाज में एक थोड़ी सी कमी क्या है कि नकारात्मक बातों को ज्यादा उछाला जाता है और जो सकारात्मक पक्ष होता है, जो कि जो सुधार हुआ है, जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता बढ़ी है कार्यप्रणाली में सोसाइटी के, और पहले से ज्यादा सुविधाएं हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिक अमाउंट का लोन अनसिक्योर्ड के रूप में मिल रहा है, सिक्योर्ड लोन में बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। तमाम बातें जो समाज की जो फायदे की हो रही हैं इस समय, और बड़ी तेजी से लोन का डिसबर्समेंट की जो प्रोसेस है वो इतनी क्विक है, इतनी फास्ट है, मैं समझता हूँ कि उसका लाभ निश्चित तौर पर समाज को बहुत अच्छे से मिल रहा है। और मैं और एक जी बात और बताऊं जी सुशील जी, जो हमारी जब से नई मैनेजमेंट आई है, हमारे धर्मपाल गोयल जी अध्यक्ष आए हैं, इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है। मतलब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका काम इन्होंने ना करा हो। हर व्यक्ति का काम करे तत्पर रहते हैं। कई बार मैं उनसे कहता हूँ, यार थोड़ा सा रूल रेगुलेशन पास जा रहे करें, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत पड़ी है और विश्वास कर इसके पैसे आ जाएंगे। वो आउट ऑफ वे जाके भी किसी का काम करने को तैयार रहते हैं, मदद करने को तैयार रहते हैं, अगर उन्हें व्यक्ति सही लगता है तो। ये उनका नेचर बहुत अच्छा लगता है। और अभी हमारी कार्यकारिणी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के पीरियड की वजह से लोग किस्तें नहीं दे पाए, जो भी डिफॉल्टर हैं, जितने भी 6 महीने की जो किस्त ओवरड्यू भी 30 जून तक है, उन सबका अमाउंट हमने प्रिंसिपल में जोड़ दिया है और उनको डिफॉल्टरशिप से खत्म कर दिया गया है। अब उनकी किस्त नई बन गई है, जो बची हुई किस्तें हैं उसमें भाग बांट दिया गया है। मान लिया 6 महीने का, तो ये मानते हैं डेट से डेट 6 महीने उसने किस्त नहीं दी, 15,000 किस्त है, 6 महीने की किस्त होगी 90,000 रुपए। 90,000 रुपए उसके मूल में जोड़ के उसकी नई किस्त बना दी। मान लिया पहले 15,000 थी, अब 16,000 हो गई। 16,000 के हिसाब से वो अपनी किस्त भरता रहे और उसे डिफॉल्टर भी नहीं माना जाएगा। और इस टाइम में उसने किस्त नहीं दी, इस बात के लिए उसको आरोपी ना मानते हुए जो हम 10% की छूट देते हैं, वो उसे छूट भी देंगे अगर इस टाइम के अलावा उसने बाकी सही टाइम पे लोन दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय बहुत था। सोसाइटी को इसमें बहुत नुकसान है। 6 महीने की इनकम अपनी खत्म हुई है, और इसके अलावा हमारे पास 6 महीने की पेमेंट नहीं आई है, हम उसके बाद भी लोन बांट रहे हैं, लोगों की एफडी भी वापस कर रहे हैं, परंतु हमने अपने सदस्यों के हित में रहते हुए ये फैसला किया। देखिए, जैसा समय होता है वैसे ही हमें निर्णय भी लेने चाहिए। जी समाज में बिल्कुल। हर समय लाभ के दृष्टिकोण से कार्य नहीं किया जाता, और फिर सोसाइटी का काम तो, ये तो गैर लाभ वाली जो संस्था है, एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है और मेंबर्स का आपस का कोऑपरेशन है, और इस कोऑपरेटिव वाली जो सहकारिता की जो भावना है उसको आपने ऐसा निर्णय लेकर जीवित रखा है और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है पूरी मैनेजमेंट ने। मैं साधुवाद भी देता हूँ इस मंच के माध्यम से, और साथ ही साथ कार्यप्रणाली के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ कि आपने बहुत इतने बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण, आपकी। जी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी जब देश की सरकार भी लोन के मामले में समझ रही है कि भाई लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो कहाँ से किस्त भरेंगे, जब वहां मॉरिटोरियम हो सकता है, तो आपने भी उसी बात को अपने मद्देनजर रखते हुए और इतना बड़ा निर्णय लिया। चलिए, अब अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा, बहुत सारी आपसे बातें हुई, आपने बहुत ही निष्पक्ष रूप से और बहुत ही बेबाक राय आपने प्रस्तुत की, बात चाहे राजनीति की हो, सामाजिक जीवन की हो, सभी के विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए, और ये वक्तव्य हम सब के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का सबब बनेंगे। मेरा आपसे अंत में यही पूछना है कि आपके अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें है? जैसे बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि भाई मैं सफल रहा कि नहीं रहा,
तो कई लोग उसको, पैसे को उसका पैमाना मानते हैं, कई शोहरत को उसका पैमाना मानते हैं, कई लोग राजनीतिक क्षेत्र में कोई पद हासिल, रुतबा हासिल कर लेते हैं, उसको इसका सफलता का मेजरमेंट या पैमाना मानते हैं। तो आपके अनुसार जीवन की सार्थकता किस चीज में है? जीवन की सार्थकता आंतरिक संतुष्टि में है, या सेवा में है, या मतलब इन सभी वस्तुओं के साथ भी है? हर एक व्यक्ति का जो इस बारे में सोच है वो भिन्न है। आपके अनुसार सार्थकता किसमें है? सुशील जी, पैसे को मैं सिर्फ इतना ही महत्व देता हूँ जितना कहते हैं कि ना तो मैं भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। जीवन में सार्थकता मैं मानता हूँ सिर्फ इस बात की कि जो भी आपके पास आए, आप उसका जिस हद तक जाके काम कर सकते हैं काम कराएं, उसके चेहरे पर खुशी लाएं। सबका काम होना संभव नहीं हो पाता, प्रभु की इच्छा होती है, काम उसी का होता है, पर आपके प्रयास सराहनीय होने चाहिए। वो आपसे संतुष्ट होके जाए, उसे लगे कि जितना प्रयास सामने वाला कर सकता उसने करे। सिर्फ एक व्यक्ति का रोज आप चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ प्राप्त करा। एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आना बहुत बड़ा काम नहीं है। दिन में एक व्यक्ति कोई ऐसा काम कीजिए, बहुत छोटा-छोटा काम। आप जा रहे हैं, आपको आपके पास पानी है, खाना है, आपको लगा कोई भूखा है, अपना भोजन उसको दे दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पानी है, गर्मी है, आप किसी को पानी पिला दिया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। कोई आपने बच्चा देखा, किसी को भूखा देखा, उसको खाना खिला दिया। प्रभु ने इतना दिया है कि हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमें ये सब करने चाहिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी चाहिए, लोगों को खुश रखना चाहिए। अगर लोग खुश रहेंगे तो विश्वास मानिए आप भी खुश रहेंगे। कभी किसी को दुखी कर आप खुश नहीं रह सकते। कभी किसी की आत्मा पर चोट पहुंचाकर आप खुश नहीं रह सकते। हो सकता है ज्यादा पैसे कमा लें, हो सकता है कि कोई बड़ा पद प्राप्त कर लें, हो सकता है कोई चीज आपको मिल जाए, परंतु खुशी और सुख जिसे कहते हैं वो कभी किसी को दुखी करके नहीं मिल सकता, किसी की आत्मा को दुखी करके नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति अगर आपसे नाराज है और आपको लगता है आपकी गलती नहीं है, फिर भी हाथ जोड़ के उससे क्षमा मांग लें कि अभी मेरे से जो भी हुई है मैं गलती माफी चाहता हूँ। हाँ, आपके जीवन में कुछ व्यक्ति तो ऐसे भी आएंगे जिनसे आप बचना चाहेंगे, उनसे बचे। आपको लगेगा यार इस व्यक्ति से मैं नहीं निभा सकता, मैंने बहुत प्रयास कर लिए, जितना पॉजिटिव मैं होता था हो लिया, उसके बावजूद भी इसकी नेगेटिविटी नहीं खत्म होती, बल्कि नेगेटिविटी मेरे ऊपर प्रभाव डालती है। कई बार मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। व्यक्ति को बचे, ऐसे व्यक्तियों से बचना भी चाहिए। हर व्यक्ति से आप नहीं दोस्ती बना सकते, हर व्यक्ति के साथ आप नहीं रह सकते, परंतु जहां तक है जिस व्यक्ति को आप अच्छा समझते हैं, जिस व्यक्ति को आप सही समझते हैं, वो तो कम से कम आपसे नाराज ना हो। इस बात का आपको अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, जीने के लिए बहुत छोटा है, प्यार करने के लिए बहुत छोटा है, लड़ने के लिए और बुराई करने के लिए तो कहाँ समय है, किसके पास समय है। अपने जीवन को सार्थक समय में बिताएं, सार्थक कार्य करें। मेरी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझसे कभी भी कोई गलती हो तो मुझे बताएं, मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगूंगा और अपना विषय जरूर समझाऊंगा कि मैंने ये बात इस संदर्भ में कही थी, संदर्भ में नहीं कही। फिर भी मुझे गलत लगेगी तो मैं जरूर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगूंगा। मेरी कोशिश रहेगी मेरे से किसी का मन ना दुखे, किसी का दिल ना दुखे। यही मेरे जीवन बहुत में अच्छा। आप सार्थकता है। जी, कुल मिलाकर आपका मुझे वो गाने याद आ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल उसके ऊपर फिट बैठ रही है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना बिल्कुल जी, इसी का बिल्कुल, नाम है। बिल्कुल। इसी का नाम है। और एक और गाना है इसी तरह का, किशोर साहब का, एक फिल्म में रामपुर के लक्ष्मण में, कि प्यार का समय मिल जहां कम है सनम, लड़ते हैं लोग कैसे वहां। बिल्कुल प्यार ठीक कह का रहे हैं। समय कम है जहां, लड़ते हैं लोग कैसे वहां। तो अगर ये भाव हम सब रखें, क्षमा मांगने का, क्षमा करने का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, दया का भाव रखें, मैत्री का भाव रखें, तो जीवन में खुशियां स्वतः ही हमारे भीतर, जो हैप्पीनेस कंटेंट है वो बढ़ेगा। हमारे भीतर खुशियों का जो अनमोल खजाना हम सब ने अपने अंतर्मन में छुपा रखा है, वो हमें उसको देखने का, उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। सिर्फ सिर्फ आपके सुशील जी, विचार लोग सिर्फ एक दिन के लिए हमारी बात मान के और अपने जीवन में परिवर्तन करके देखे, उन्हें मजा आएगा। शाम को उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी, उन्हें लगेगा कि आज वाकई मैंने बहुत अच्छा दिन जिया। एक दिन के लिए करके देखे। क्योंकि ये आदमी की एक जो नैसर्गिक भूख है, नैसर्गिक प्यास है कि उसे अधिक से अधिक लोग प्यार करें, उसको अधिक से अधिक लोग चाहें, उसको तवज्जो दें। तो निश्चित तौर पर ये जो आपकी नैसर्गिक भूख है, ये जो परमात्मा की तरफ से एक प्यास है, प्रेम की प्यास, जो मिटती नहीं है, बुझती नहीं है, वो प्यास हम सबकी मिटाएं, अपनी भी मिटाएं। अपने भीतर एक ऐसा फवारा
बना लें जो खुद को भी नहला दे और जो हमारे संपर्क में आए वो भी उसमें सराबोर हो जाए, उसमें खुश हो जाए, उसमें भीग जाए और उसकी ठंडी ठंडी फुहारे उसके भीतर अंतर्मन तक उसको नहला दें। इसी भाव के साथ मैं सभी आपके दर्शकों पास से शब्द बहुत है, मेरे पास सिर्फ भाव है सुशील जी। आपके पास शब्दों का अपार भंडार है। आप जो शब्दों से अपनी बात समझा सकते हैं लोगों को, मैं वो भाव से अपनी बात नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हम होना चाहिए। आप हम आपकी बात तक बिल्कुल पहुंच गए हैं और उसकी तह तक भी पहुंच गए हैं और मैं समझता हूं जो जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं वो भी आपकी बात से पहुंच गए हैं। आपने बहुत ही विस्तृत ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही लंबे वक्तव्य के माध्यम से अपनी बात को रखा जो सबको समझ में भी आई और हम सब कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को इन्हीं तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी मित्रों से आपकी तरफ से भी, आपसे भी विदा लेता बहुत हूं बहुत धन्यवाद सभी और लोगों का, बहुत 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 धन्यवाद। सुशील जी का बहुत आपका धन्यवाद, पवन श्रीवास्तव जी का बहुत धन्यवाद। फेसबुक पे जितने लोग जी जुड़े हैं, जिन्होंने हमें सुना है, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी बात सुनी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पैनोरमा क्लब के पवन सिंघल जी जिनका जी जी, सहयोग रहता है, पवन सिंघल जी तो मैं हमारे मित्र हैं, भाई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवन सिंघल जी। आप ऐसे कार्य करते रहते हैं, मेरे आइडियल मैन है इस मामले में। आप हमेशा समाज में सुधार की गुंजाइश देखते हैं, उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात जी है। ठीक है सुनील जी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार जी। पवन जी नमस्कार, श्रीवास्तव जी प्रणाम। नमस्कार भाई साहब, बहुत जी खुशी आगे हुई। मैंने कहा आपके इतने इतने सारे स्टूडेंट हैं, अपना एक नाम मेरा भी लिख लीजिए उन स्टूडेंट में। आपसे तो आपको संगीत के प्रति बहुत सीखते रहते हैं। सुनील जी का बस यही क्षेत्र रह गया था, उसमें भी अभी पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, संगीत के क्षेत्र में भी आएंगे। नहीं, मैं अचानक से इसलिए आया, मैंने तो पहले अपना नया लुक दुनिया के सामने ले आऊं, आज ही चेंज किया हाँ है। हाँ, बस देख देख नहीं नहीं, लिया जी, बिल्कुल देख बहुत लिया। बढ़िया करा जी, बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं इसमें आप। हाँ हाँ, हाँ, मैंने यही स्कूल सोचा। में मैंने तो कल गुरु पूर्णिमा थी, मैंने तो कुछ कहा नहीं कि आप बाल कटवा के आना। आज वो पहले सावन के पहले सोमवार पे गए हैं। भगवान शिव को अर्पण करे हैं अपने बाल इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पवन जी आप अपना मंच आगे बढ़ाएं, उसको जो संगीत का कार्यक्रम आप करते हैं आज भी करेंगे शायद। बिल्कुल, आज उसमें हाँ, तो मुख्य गिटार, आप सिंगर बढ़ाएं, बहुत अच्छे गायक आएंगे। आपके पास हैं जी, गाइए प्लीज और लाइए नई 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 उभरते हुए कलाकारों को मौका दीजिए, उनको गाने का अवसर दीजिए और लोगों को मनोरंजन प्राप्त करने का अवसर। मैं विदा थैंक यू लेता हूँ आपसे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मतलब एक एक शब्द जो बारीकी से मैं सुन रहा था, तो बहुत जी, अंदर से अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर रहा था। कर रहे हो ना, बस ठीक है, यही यही हमारा उद्देश्य था और ये अगर ये उद्देश्य किसी हद तक भी सफल रहा है तो हमारा सारा कुछ काम करना मतलब फलदायक हो गया बस। वाकई वाकई बहुत ही। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अगले एंटरटेनमेंट सेशन की और सीधा मैं जोड़ता हूं आप सबके साथ मयंक शर्मा को।